अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते अपन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट में यहाँ पे 3 कंपाउंड हमको दे रखे हैं, CsCl3, CCl4 और CS2Cl2। एक है बेटा CsCl3 और एक है बेटा CCl4। चलिए अब इसको आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए बेटा डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी एक पॉजिटिव चार्ज और इसी जितने मैग्नीट्यूड का कोई नेगेटिव चार्ज इसी डिस्टेंस r पर आ जाए, इसी डिस्टेंस r पर आ जाए, तो बेटा कहा जाता है कि इनके बीच में एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। और डाइपोल का बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है, चार्ज इनटू इनके बीच में डिस्टेंस। हालांकि सेंटर से हम लोग वो पूरा 2l डिस्टेंस मानते थे, फिर इसको LL में डिवाइड करके हम लोग 2l चार्ज इंटू 2l लिखते थे, याद है ना। अच्छा डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डायरेक्शन मैटर करती थी, और वेक्टर क्वांटिटी जितनी भी होती है वहां पर वेक्टर के कॉन्सेप्ट लगना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता। सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स को ऐड कर सकते, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और किसी एंगल पर आने पर दो वेक्टर्स के लिए क्या फॉर्मूला था, √p² q² + 2pq cos थीटा, याद आया। तो यहां पर बेटा क्या है कि CS2Cl2। अब अपने पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट नहीं कराएगा, हम लोगों से डाइपोल मोमेंट के बारे में इतना पूछेगा कि वहां पर डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर किन्हीं दो में प्रेजेंट है तो किस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और किस में डाइपोल मोमेंट कम। जैसे कि ये सामने लिखा हुआ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इन तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। बेसिकली वो कंपैरिजन पूछ रहा है। अगर मैं आप लोगों को ऑर्डर बता दूं तो आप लोग यहाँ पर एक ऑर्डर भी मेंशन कर सकते हो कि सबसे ज्यादा किसमें, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है भाई। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है बेटा, CS2Cl2। मैं ऐसा पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मेरे पास, जैसे ये CH है, ये CH है, और ये Cl है, और ये Cl है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसमें अगर मैं डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करूं तो बेटा ये डाइपोल मोमेंट यहां पर और ये डाइपोल मोमेंट इसका इधर, क्यों, क्योंकि कार्बन से क्लोरीन पर बेटा इधर पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर पार्शियली, और ये किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे होंगे। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिजिक्स वाली नहीं, केमिस्ट्री में दिया जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जैसे इस केस में बेटा क्या है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में बेटा क्लोरीन की तरफ हमारी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। जैसे आप इसमें देखिए, आपको देखना है कि भाई इस केस में क्या हो सकता। यहां पर ये CH, यहां Cl, यहां Cl, और इधर Cl, और बेटा CCl4। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं सेकंड वाले और थर्ड वाले केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लिखने बैठ जाऊं, ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, केवल ये वाला बचेगा। समझ में आ रहा। अब इसमें दो चीजों का डाइपोल लग रहा, इसमें केवल कितने का लग रहा बेटा, एक का। और यहां पर बेटा ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट क्या कर देंगे एक दूसरे को, इवन इसमें बेटा ये भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे, यानी यहां डाइपोल मोमेंट नहीं है, यहां डाइपोल मोमेंट है और यहां डाइपोल मोमेंट है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आया, CHCl2। उसके बाद किसका आएगा बेटा, CSCl3, उसके बाद CCl4। क्या आपको बात समझ में आ गई। ये इस बेसिस पर हमारे पास डाइपोल मोमेंट निकलवाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। अब जैसे इधर पे बेटा ये एक कार्बन है, हो सकता है कि आपके पास चेन दी हुई हो, जैसे यहां पर जैसे एक कार्बन दिया था ना, हो सकता है कोई एल्काइल ग्रुप भी आ जाए। तो आप लोगों को तो बस ये ध्यान रखना है कि दो हेलोजन के केस में डाइपोल मोमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा आए जब 3 हेलोजन थे, और 4 में तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रही बात। जैसे आगे बढ़े बेटा, देखिए नेक्स्ट वाले केस में, हाँ भाई इसमें जो है देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एन हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन। ये क्वेश्चन बेटा क्लास में एक बार डिस्कस किया था, याद है। C5H10 का हमसे कह रहा है कि ये क्लोरीन से डार्क रिएक्शन नहीं कर, मतलब इन डार्क में वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, बट एक मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है C5H9Cl। कब, जब ब्राइट सनलाइट के केस में उसकी रिएक्शन कराएगी। हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द
हाइड्रोकार्बन। बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का आप लोगों को नीट लेवल पे, जेई लेवल पे और बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन काफी दिए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में देखो करना यह है कि जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, जैसे यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है बेटा, C5H10, ये हमें बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से सबसे पहले निकालना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए बेटा, यहां पर C5H10 जो है, ये C5H10 में बेटा कार्बन +1 माइनस क्या फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस फॉर्मूले से निकाला जाता है कब, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ हो। अदरवाइज क्या होता है, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो बेटा यहां कार्बन कितने बताओ, कार्बन कितने हैं 5, तो 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने बेटा 10, हेलोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन नहीं है, अपॉन 2। टोटल कितना आया, ये आ जाएगा 6 - 5 दैट इज 1। इस 1 का मतलब ये होता है या तो बेटा एक पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड मतलब एक ओपन स्ट्रक्चर बना के पाई बॉन्ड बना ले, या फिर बेटा क्या हो, एक रिंग प्रेजेंट हो। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, चलिए समझिए। देखिए बेटा, इसमें हम लोग क्या सोच सकते थे कि अगर मुझे एक पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाना है, 5 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5 ये है। अब इसमें डबल बॉन्ड कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है, आइदर इन दिस साइड या फिर इस साइड पर दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड इधर लाओगे तो वो इससे पहले वाले जैसे रिपीट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर लाओगे तो वो दूसरे वाले से रिपीट हो जाएगा। यानी जब 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो तो उसमें डबल बॉन्ड एक बार इधर लिखा जा सकता था और एक बार इधर। बात क्लियर है? उसके बाद ध्यान से सुनना बेटा, दूसरी बात, अगर आप ये ऐसा स्ट्रक्चर सोच लें तो इसमें डबल बॉन्ड कहां कहां आ सकता है, 1 2 3 और ये 4, 4 स्टेट में। अगर बेटा हमारे पास ये स्टेट हो तो इस केस में भी बेटा डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है। यानी ओपन चेन के जहां पाई बॉन्ड आ सकता था, टोटल 6 स्ट्रक्चर थे। बट अगर मैं रिंग वाले स्ट्रक्चर सोचूं तो 3 कार्बन की रिंग के साथ बेटा मैं 5 कार्बन ऐसे बना सकते हो, या फिर बेटा ये 2 कार्बन ऐसे लगा सकते हो, या फिर बेटा एक इधर ये लगा सकते हो। ध्यान से देखना बेटा, या 4 कार्बन की आप चेन चुन सकते हो, एक को साइड ब्रांच की तरह ले जाओ, या 5 कार्बन की चेन चुन सकते हो। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। अब इन पूरे आंसर में से ये 6 आंसर इधर रहे और 5 आंसर इधर रहे, आपको यह सोचना था कि किस केस में हमारा कौन सा आंसर बन सकता है। तो बेटा करना यह है इस केस में, ध्यान से सुनना। देखिए जैसे यहां पर कहा गया है कि क्लोरीन जो है बेटा वो डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा, डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा, केवल किस में कर रहा, सनलाइट में। पहली बात, सनलाइट में अगर रिएक्शन हो रही होगी तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हुआ होगा जो कि एल्केन प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही बात? तो एल्कीन वाले में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भले ही एल्केन के आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, मतलब जैसे यहां डबल बॉन्ड है तो इस तरफ आपको नॉर्मल कार्बन मिल जाएंगे, बट इधर क्या है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों कार्बन अवेलेबल है। क्वेश्चन में कहा गया है केवल एक मिलना चाहिए मोनोक्लोरो, केवल एक क्लोरीन आना चाहिए, 2 प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए अलग अलग तरह के। जैसे यहां पर 1 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। इवन इन दिस केस ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री, अलग अलग डिग्री होने की वजह से ये आंसर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि केवल हमें कितने प्रोडक्ट चाहिए बेटा, मोनो का मतलब एक टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। जैसे यहां पर ये देखिए डिग्री अलग अलग हो रही है, डिग्री अलग हो रही है, इसमें भी डिग्री अलग हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो। इस केस में भी बेटा यहां डिग्री, यहां डिग्री, यहां डिग्री अलग अलग आ रही है, बट इसमें सभी जगह डिग्री क्या है बेटा, सेम है। इसलिए इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। समझ आया? क्यों? क्योंकि इस केस में क्लोरीन चाहे आप इधर अटैक करो चाहे इधर, सब जगह सेम ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही तरह के कार्बन वहां पर अवेलेबल है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? देखिए बेटा नेक्स्ट वाले में क्या क्या, राइट द आइसोमर ऑफ C4H9Br। चलिए भाई ध्यान से सुनिएगा, इसका ट्रिक क्या चलता है।
अगर आइसोमर की बात की जाए, अगर आइसोमर की बात की जाए बेटा, तो ध्यान रखना कि एल्काइल हैलाइड जो होता है बेटा RX, दैट इज CnH2n+1 X। अगर बेटा मुझे इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखना है तो अप टू 6 कार्बन तक बेटा एक ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक कहती है? 112 48 17। ये देखिए इस ट्रिक से क्या काम बनेगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। यहां पर अगर एक कार्बन है तो आंसर कितना होगा? 1। 2 कार्बन पर भी, 3 कार्बन पर, 4 कार्बन पर, 5 कार्बन पर और 6 कार्बन पर 17 आंसर होंगे। समझ आ रहा? जैसे इधर क्या लिखा है देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? C4H9Br। क्या ये कंपाउंड इससे मैच कर रहा है? CnH2n+1X। अब यहां कार्बन कितने हैं बेटा? तो 4 कार्बन के लिए आंसर ये तो एक कार्बन, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5 और ये C6। तो बेटा 4 कार्बन पे आंसर कितने बनेंगे? 4 स्ट्रक्चर बनाना है। 4 स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं कि भाई चारों कार्बन ओपन इस तरीके से कनेक्टेड हो। और यहां पर जैसे ब्रोमीन इधर आ सकता है बेटा पहला, या फिर ब्रोमीन कहां आ सकता है? सेकेंड नंबर पर। 2 तो ये बन गए। तीसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है इसमें? ये हमारे पास आ गया, ब्रोमीन इधर अटैक कर सकता है, या फिर बेटा हमारे पास क्या हो सकता है इस केस में? यहां पर ब्रोमीन हो सकता है। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है। समझ में आ गया? समझ आया? एक और बात, अगर किसी बच्चे के मन में ये बात समझ नहीं आ रही हो कि ये वाला स्ट्रक्चर कैसे सोचते हैं, ये वाली बात, तो बेटा इसके लिए भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास CnH2n+2 है, CnH2n+2 वाला फॉर्मेट है, तो उस केस में बेटा नंबर चलता है 111 235 235। ध्यान रखना, ये एक कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर, 2 कार्बन का एक स्ट्रक्चर, 3 कार्बन का एक स्ट्रक्चर, 4 कार्बन के 2 स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, एक ये लिया और एक ये स्ट्रक्चर लिया और फिर इस पे ब्रोमीन चिपका दिया, अलग अलग जो पॉसिबिलिटीज थी। समझ आया? जैसे अगर बेटा 5 कार्बन आएंगे तो टोटल उसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? पहले 3, और फिर उन 3 पे 8 पोजीशन पे हेलोजन लगेगा। समझ में आ रहा? जैसे अगर 5 कार्बन होंगे, सॉरी 6 कार्बन होंगे, तो 6 कार्बन के स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? और उन 5 पे 17 पोजीशन पर क्या आएंगे? हेलोजन आएंगे। तो ये ट्रिक से आपके इस तरह के क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं। समझ आ रहा? आप लोगों को बस ये नंबर याद रखना है, 112 48 17 और 111 235। क्लियर है? समझ आया? क्योंकि बेटा इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने ये चीज जो है, ये आप लोगों ने शायद ही कहीं देखी हो कि इस तरह से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्लियर है बात? बड़े आगे सिर चक्कर आ गया क्या? समझ आ गया? शायद आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-आइडोब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है बेटा? 1-आइडोब्यूटेन। 1-आइडोब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन? और पहले नंबर पे क्या आना चाहिए? किससे बनाना है बेटा? पहले नंबर पे एल्कोहल लगाओ। हाँ भाई, CH3 CH2 CH2। हाँ भाई, लास्ट वन कौन इसका आंसर बोल रहा है? हाँ भाई, कौन बता रहा है इसका आंसर लास्ट में से? आप लोग में से जो भी बात कर रहे हैं, हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? कितने स्टेप में रिएक्शन होगी बताओ भाई? सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। बहुत बढ़िया। कौन सी ऐसी रिएक्शन आपने बनाई है अभी? अगर नहीं पता है तो बेटा इधर समझ लो ध्यान से। यहाँ क्या लिखा है? OH। अब इस OH को हटाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोई हेलोजन लेके आएंगे। आयोडीन डायरेक्ट तो बनता नहीं है, आयोडीन बनाने के लिए हेलोजन एक्सचेंज मेथड की रिक्वायरमेंट है, और हेलोजन एक्सचेंज के लिए पहले हेलोजन होना चाहिए, आइदर फ्रॉम PCl5 या फिर PCl3 SOCl2। याद आया? NaOBr लिखवाया था एक बार, आप लोगों को बता रहा था मैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन। उसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल 6 रिएक्शन बताई थी। अब मान लो किसी बच्चे ने कहा सर हम तो ZnCl2 इससे रिएक्शन करा दे, HCl। हाँ भाई, हाँ भाई, ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करा दे। क्या बनेगा इसमें बताओ? ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl। अब अगर किसी बच्चे का मन है कि यहाँ पर कोई और रिएजेंट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल 6 रिएजेंट मैंने आप लोगों को बताए थे, उनमें से कोई भी रिएजेंट आप इधर पे लिख सकते हैं।
अब जैसे ही बेटा ये हेलोजन में कन्वर्ट हो गया एल्काइल हैलाइड में, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं सोडियम आयोडाइड एसीटोन की प्रेजेंस में, इसको कौन सी रिएक्शन बोलते थे? फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? बहुत बढ़िया, वुड्स रिएक्शन लग रही है आप लोगों को ये। और यहां पर ये क्या आ जाएगा? आयोडीन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा? फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्लियर है ये? समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, कह रहा है 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है किससे बेटा? 1 क्लोरोब्यूटेन से। क्या ये रिएक्शन जस्ट अभी हो चुकी है? भाई 1 क्लोरोब्यूटेन, ये रहा आपका 1 क्लोरोब्यूटेन, और इससे आपको बनाना है सीधे सीधे हैलोजन एक्सचेंज मेथड लगा दीजिए, सेकंड पार्ट अपने आप ही हो जाएगा। समझ में आ रहा? नेक्स्ट देखिए बेटा इसके बाद वाला, कह रहा है ब्यूट 1 ईन से बनाना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा अब इस रिएक्शन को। कह रहा है ब्यूट 1 ईन से आपको कन्वर्ट करना है 1 आयोडोब्यूटेन में, 1 आयोडोब्यूटेन में। ठीक है भाई, 1 आयोडोब्यूटेन। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा दें HBr परऑक्साइड से। परऑक्साइड लिंकेज से क्या होगा? यहां पर बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। भाई करना क्या होता था इसमें? प्री रेडिकल एडिशन प्रोसेस, याद है? क्या बनेगा यहां पर? ये CH2, इस पर क्या आएगा? Br, और इस पर क्या आएगा? H, याद है? और अब मुझे 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, तो फिर मैं क्या करूं? सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन से फिर से इसकी रिएक्शन करा दूं, तो हैलोजन एक्सचेंज से क्या होगा? ब्रोमीन हटेगा और क्या आ जाएगा? आयोडीन। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ये लिख देता, समझिएगा बेटा यहां पर, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ये लिख देता कि दूसरे नंबर पर आयोडीन बनाओ, दूसरे नंबर पर आयोडीन, आप लोग बनाओगे? क्या आप लोग चुप ही नहीं हो रहे क्लास में? क्लास खराब करा लो। नहीं पढ़ना है तो फिर मत पढ़ो ना प्लीज, शांत बैठ के पढ़ लो। हाँ भाई, क्या करेंगे इसमें? यहां पर बेटा अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ये कह देता कि दूसरे नंबर पर आयोडीन लेके आओ 2 आयोडोब्यूटेन, तो बताओ क्या करते? परऑक्साइड यूज नहीं करते, जिससे क्या होता? ब्रोमीन का अटैक किस पे होता? 2 डिग्री कार्बन पे, और जब ब्रोमीन का अटैक वहां हो जाता तो यहां से फिर हम लोग एक्सचेंज कर देते। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन और कैसा पूछा जा सकता था? क्लियर है ना? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। क्या होते हैं बेटा? ये जिनके पास जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं भाई, न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास न्यूक्लियोफिलिक साइट्स की जो क्वांटिटी है वो 1 से ज्यादा हो भाई। न्यूक्लियोफिलिक साइट्स जो है, न्यूक्लियोफिलिक साइट्स जो हैं वो 2 साइट्स अगर दिखा देगा तो फिर आप लोग उसको क्या बोलेंगे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा हमारे पास आप लोगों को याद होगा AgNO2 और एक था बेटा KNO2। दोनों का काम क्या था? KNO2 और AgNO2 क्या काम था? ये बेटा अटैक कराता था किसका? ये NO2 का अटैक कराएगा, नाइट्रोजन से अटैक कराता था ये NO2 का, और ये किसका कराता था बेटा? ONO का। ठीक है भाई, ये नाइट्राइट देता था, वो नाइट्रो देता था। इवन इन KCN और AgCN क्या होता था बेटा? अब AgCN में आगे ये देखिए, इस वाले केस में बेटा ये प्रोवाइड करेगा आइसोसाइनाइड, और ये क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? साइनाइड प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे हमारे पास ग्रुप्स जिसमें जैसे NO2, तो बेसिकली 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, और ये क्या बन रहा है बेटा? ONO। तो यहां पर भी 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो तो सिमिलर होते हैं, बट जो अटैकिंग स्पीसीज होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे NO2 के केस में, मतलब AgNO2 के केस में कौन आया? नाइट्रोजन, और KNO2 के केस में कौन आया? ऑक्सीजन। Ag जहां दिख जाए समझ लेना नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि कई बच्चे भूल जाते हैं कि KCN के केस में NC था या CN था। तो आप याद रखना कि सिल्वर के साथ नाइट्रोजन यूज करना है। तो जब AgNO2 आएगा तो क्या कौन अटैक करेगा? NO2। समझ में आ रहा? और जब AgCN आएगा तो कौन अटैक करेगा? NC। तो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सिल्वर के साथ कौन अटैक कर रहा? नाइट्रोजन अटैक कर रहा, जिससे आपको याद रहेगी बात क्लियर? बढ़े आगे देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ OH। चलिए भाई, इन दोनों में SN2। अब एक बात समझिए, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, और इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे SN1 SN2 के रेट वाले। समझिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है बेटा, CH3Br, और दूसरा क्या लिखा हुआ है बेटा, CH3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस केस में ब्रोमीन और आयोडीन दोनों अलग अलग हेलोजन है? जब अलग अलग हेलोजन होंगे तब बेटा हमारे पास रेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, दोनों ही केस में बेटा क्या होता है, जब अलग अलग हो सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद अगर अलग अलग हेलाइड प्रेजेंट हो, अगर एक जैसे हेलाइड प्रेजेंट होंगे तो उस केस में बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए। जैसे इस केस में ब्रोमीन आयोडीन है तो आंसर क्या रहेगा, SN2 का आंसर क्या रहेगा, आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन। समझ में आ रहा, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहे कि भाई यहां पर दोनों जगह क्लोरीन आ गया, दोनों जगह क्लोरीन आया तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और यहां पर Cl। हाँ भाई, यहां CH3 और Cl। मुझे बताइए इस Cl में और इस Cl में किसको ज्यादा रिपल्शन, किसको ज्यादा ग्रुप्स मिल रहे हैं? भाई लार्जर साइज ग्रुप यहां पर प्रेजेंट, यानी यहां हिंड्रेंस ज्यादा है, और SN2 का जो रेट होता है वो हिंड्रेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा उतना SN2 क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, B ग्रेटर देन, क्योंकि A में ज्यादा हिंड्रेंस। क्लियर है बात, समझ आया? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखो SN2 के दोनों पॉइंट आ गए यहां पर, पहला ब्रोमीन और आयोडीन दोनों अलग अलग थे, दूसरे केस में बेटा क्या है, दूसरे केस में स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, हेलोजन सेम दे दिया। समझ में आया? SN2 का क्वेश्चन अगर SN1 का होता तो SN1 में हम लोग क्या करते, इस क्लोरीन को हटाते, कार्बोकैटायन बनाते, इसको पॉजिटिव बनाते, इसको पॉजिटिव बनाते, जो ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव बनता वो SN1 दे देता। क्लियर है बात, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट समझते हैं बेटा इस वाले में। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाँ भाई, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कौन सा प्रोसेस है ये, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन भी कौन सा कराना है, अल्फा बीटा। कौन सा प्रोडक्ट बनाते थे हम लोग, सेटजेफ प्रोडक्ट। याद है सेटजेफ प्रोडक्ट में क्या होता था, ज्यादा अल्फा H वाला प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है भाई, देखिए कैसे बनाएंगे, इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है। कंपाउंड बताओ बेटा क्या है ये, कंपाउंड में क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सेन, मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। चलिए भाई बना देते हैं, ये रहा आपका साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद पहले नंबर पे ब्रोमीन लगाना है और पहले नंबर पे CH3 लगाना है। चलिए भाई, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है, मतलब HBr को निकाल फेंकना है। जब HBr को निकाल फेंकना है तो मुझे बताइए यहां पर कितने आंसर आपको लग रहे हो सकते हैं। ये कार्बन से जो हेलोजन, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहा, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। और इससे जितने कार्बन पड़ोस में जुड़े हुए हैं, जैसे ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया, क्या ये दोनों कार्बन बिल्कुल सिमिलर है? अरे बोलो। तो हमें जो आंसर समझ में आ रहे हैं वो 2 आंसर हमको समझ आ रहे हैं। समझ आ रही बात? देखिए कैसे, मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि सर ये CH3 वाले ग्रुप से इसके एक H को निकाल दो और इस Br को निकाल दो और इनके बीच में क्या बना दो, डबल बॉन्ड। भाई एक ये पॉसिबिलिटी सोच सकता था बच्चा, वो कह सकता था सर ये CH2 ऐसे बन जाए। बोलो, समझ में आ रहा? दूसरी बात देखिए कि बच्चा क्या सोच सकता था, वो ये कह सकता था सर एक काम करो, इस वाले का या इस वाले का, दोनों सेम ही है ना, तो इन दोनों में से किसी एक का H निकालो और Br निकालो। तो जब इन दोनों का HBr निकाला जाए, देखिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर क्या रह जाएगा, केवल। ये 2 आंसर हो सकते थे, बट हमारा कौन सा आंसर सही है वो हमें सोचना है। देखिए भाई मुझे बताइए, इस sp2 से जुड़े sp3 कार्बन कितने हैं, केवल 2। इस sp2 से जुड़ा और इस sp2 से जुड़ा sp3 कार्बन कितने हैं, 1 2 और ये 3। समझ में आ रहा, समझ आ रहा? अब इसमें अल्फा H की क्वांटिटी बताइए, अल्फा H कितने हैं? तो अब आप कहोगे
सर 2 इस कार्बन पे हैं, 2 इस कार्बन पे हैं, sp2 से जुड़े sp3 कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने आ जाएंगे 2 + 2 से, समझ आया। और यहां पर अल्फा एच निकालिए, देखिए 2 2 4 और 3, बहुत बढ़िया, 2 और 2 4 और 3 7। क्लियर है, समझ में आ गया। अरे बोलो, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे अटेम्प्ट हुआ। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, देखिए इसका सेकंड पार्ट ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए मुझे बताइए कितने कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है। 4 कार्बन बना लेते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्फा एच कैसे काउंट हो रहे हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैसे कराना है। दूसरे नंबर पे Cl लगा देते हैं और दूसरे नंबर पे एक मिथाइल लगा देते हैं, बाकी जहां जितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है वो लगा देते हैं। अब मुझे बताइए क्या आप लोगों को अल्फा कार्बन नजर आ गया, बोलिए क्या आप लोगों को नजर आ गया अल्फा कार्बन, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बनों को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। ये हो गए बीटा कार्बन। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों आपस में सेम है, क्यों, क्योंकि चाहे इससे H निकालो चाहे यहां डबल बॉन्ड बनाओ, दोनों एक ही जैसा स्ट्रक्चर देंगे। एक ही जैसा मतलब उनका IUPAC नेम सेम निकलेगा। तो हम लोग या तो इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर ले या फिर इसको सिलेक्ट कर ले। तो टोटल हमारे 2 आंसर मुझे समझ में आ रहे हैं, जिसमें मुझे HCl को बाहर निकाल फेंकना है। चलिए भाई HCl निकालते हैं और सोचते हैं कि कौन सा आंसर सही है। जैसे पहले वाले केस में मैं कह रहा हूं ये 3 और ये Cl, इसको निकाला जाए। चलिए भाई क्या बनेगा, ये CH2, एक H निकल गया, यहां पर क्या है बेटा CH3, और बाकी इधर क्या है बेटा ये CH2 CH3। क्या ये बात क्लियर है, ये समझ में आया। दूसरे वाले केस में, सेकंड वाले केस में कहानी क्या है, अगर मैं इस H और इस Cl को निकाल लूं तब क्या होगा, तब बेटा मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगा ये CH3, ऊपर पड़ोस में भी बेटा CH3, यहां पर ये डबल बॉन्ड के साथ CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अब मुझे बताइए बेटा sp2 से जुड़े sp3 कार्बन, क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है, और इस sp2 से एक sp3 ये जुड़ा हुआ है, एक sp3 ये जुड़ा हुआ है, बाकी आगे नहीं बढ़ना है। sp2 से केवल sp3 तक ही सीमित रहना है। दिस इज sp2, दिस इज sp2, और इससे जुड़ा हुआ है ये sp3, ये भी sp3 और ये भी। तो टोटल मुझे बताइए अल्फा एच ऊपर वाले में कितने नजर आ रहे हैं, केवल 2 और ये 3, टोटल 5। यहां अल्फा एच बताइए, अल्फा एच 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच, यानी ये आंसर सही है, इसको छोड़ देना है। इसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहा गया है, जो माइनर क्वांटिटी में बनता है, जिसमें अल्फा एच ज्यादा होंगे वो सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाएगा और वो मेजर क्वांटिटी में होगा। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए इसका एक पार्ट और है, एक पार्ट और है। अब मुझे बताइए इसमें अपने को सोचना है कि भाई अगर इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दिया जाए तो कौन सा एल्कीन बनेगा। अब बताइए यहां बेटा सबसे पहले क्या करना होगा, बोलिए। सबसे पहले बेटा कितने कार्बन है, 5 कार्बन बना लिए ना, ये बन गया हमारे 1 2 3 4 5। हाँ भाई अब बताइए बेटा दूसरे और तीसरे नंबर पे 3 मिथाइल, मतलब दूसरे नंबर पे एक मिथाइल, एक और दूसरे नंबर पर मिथाइल, और उसके बाद तीसरे नंबर पे मिथाइल। क्लियर है। इसके बाद बेटा तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, ब्रोमो। क्या ये बात क्लियर है। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब आप मुझे बताइए क्या आप लोगों को अल्फा कार्बन नजर आया। ये कार्बन क्या है बेटा, क्योंकि इससे डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है। अल्फा के बगल में एक बीटा, दूसरा बीटा और ये तीसरा बीटा। क्या इसके पास H है, इसके पास H नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग डायरेक्टली ये देखेंगे आइदर फ्रॉम दिस कार्बन आइदर फ्रॉम। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं भाई 2 प्रोडक्ट। इधर से बेटा मुझे निकालना है क्या, HBr बाहर निकाल के फेंकना है। चलिए मैंने इसका H निकाला और ये Br निकाला। प्रोडक्ट में बताइए बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, यहां पर ये CH3, यहां पर ये CH3, बगल वाले कार्बन के साथ बेटा ये डबल बॉन्ड CH, और इधर ये CH3 और ये CH3, पहला बन गया। हाँ भाई दूसरा स्ट्रक्चर सोचिए, दूसरा स्ट्रक्चर क्या सोच सकते थे, इस वाले H के साथ ये वाला Br निकाल दिया जाए। क्या बनेगा बेटा स्ट्रक्चर जब HBr निकलेगा, बताइए। ये बनेगा बेटा CH3, यहां पर ये CH3, नेक्स्ट यहां ये CH3, और इस कार्बन के साथ यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या रहेगा बेटा ये CH2 और ये CH3। अब बेटा हम लोग निकालते हैं अल्फा H।
अल्फा एच निकालने के लिए। ये रहा sp2, ये भी sp2, ये इससे जुड़ा हुआ sp3, ये भी sp3, और ये sp3 तो बट कोई फायदे का, क्योंकि अल्फा एच उस पर नहीं है। अल्फा एच टोटल कितने दिए इसने, 3 और 3 6 अल्फा एच। नेक्स्ट वाले में देखते हैं अल्फा एच। हाँ भाई, ये sp2, ये भी sp2, और sp2 से जुड़ा हुआ ये sp3, और ये भी sp3। अल्फा एच केवल कितने हैं, 2 अल्फा एच अवेलेबल है, तो यानी ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है और दूसरा माइनर। क्या आप लोगों को चीजें क्लियर हैं? आप लोगों को यहां तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? तो नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग समझेंगे बेटा, वो इस वाले क्वेश्चन से समझेंगे जहां पर हमें कन्वर्जन करना है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। और कन्वर्जन करने के लिए ध्यान से सुनना बेटा, आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जा चुका है, ठीक है भाई। जिन बच्चों को रिएक्शन मैकेनिज्म प्रिपेयर्ड नहीं है, वो बच्चे क्या करेंगे, एनसीईआरटी से, ओनली एनसीईआरटी से जो रिएक्शन दी हुई है हेलो एल्केन हेलो एनिन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो खास करके दे रखी हैं, ठीक है भाई। प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के आना। जैसे प्रिपरेशन था हेलो एल्केन के लिए, एल्कोहल से, एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, याद है। और हम लोगों ने बेटा बेंजीन रिंग और बीडीसी से कन्वर्ट किया था क्या, हेलो एरिन, ये प्रिपरेशन था। और उसके अलावा हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में एक तो SN1 SN2 है, उसके अलावा एलिमिनेशन है और रिएक्शन विथ मेटल है। इसके अलावा हेलो एरिन में क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था और रिएक्शन विथ मेटल पढ़ा था। तो एक बार वो रीड करके आ जाना, फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ रिएक्शन क्लास 11th की यूज होंगी। कुछ कुछ रिएक्शन बेटा आप लोगों को क्लास 11th की प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे। नहीं तो मैं सच बता रहा, यही वाला क्वेश्चन जो है बिना क्लास 11th की एक रिएक्शन के ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक में कहानी कुछ इस तरह से है कि आपने जब 11th की रिएक्शन पढ़ ली तो वो आपके बस चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर में ऐड हो जाएगा। जैसे हाइड्रोकार्बन जो है वो उसके जस्ट बाद जो है हमारे पास हेलो एल्केन है, तो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन कहाँ लगने लगेंगी, हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन की अल्कोहल फिनॉल ईथर में जुड़ जाएंगी, अल्कोहल फिनॉल ईथर की एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कभी कभी रिएक्शन बेटा इधर उधर से भी आ जाएंगी। इसीलिए पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है। अगर किसी बच्चे का रिएक्शन मैकेनिज्म प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो एनसीईआरटी से बस रिएक्शन पढ़ ले, ठीक है भाई। तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कवर करेंगे।